सोचो दोस्तों, आखिर हम लोग अरावली हिल्स को क्यों बचाने की मांग कर रहे हैं? कुछ तो वजह होगी। चलिए हम लोग समझते हैं इस बात को। आखिर इतना बड़ा कंट्रोवर्सी क्यों बन गया? लोग पहाड़ों के लिए अपनी जान पर खेल रहे हैं, पर क्यों? अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये दिल्ली एनसीआर का लंग्स है। ये ग्राउंड वाटर का रक्षक है और ये डेजर्ट को रोकने वाली एकमात्र दीवार है। इलीगल माइनिंग, जंगल कटाई और पैसों की भूख ने अरावली को मारना शुरू कर दिया। इसीलिए लोग अरावली बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखे बैठे हैं, क्योंकि आज अगर अरावली गई तो हम सबका फ्यूचर भी जाएगा। अरावली हिल्स को हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट में डिवाइड किया गया है। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब ऐसे टाइप का समथिंग। हम लोग को ऐसे ऐसे सपने दिखाए जा रहे हैं कि आप लोग के साथ ये होगा वो होगा। अरावली ग्रीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट राजस्थान के लिए जो कि 250 करोड़ का है, और अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 16,000 17,000 करोड़ का है। हरियाणा बजट स्टेटस, लोकल स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, बहुत सारे, टोटल 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अब इन्होंने हजार, जैसा कि खान सर ने बताया कि इन्होंने 1,000 समथिंग 1,000 करोड़ 10,000 करोड़ समथिंग लोगों में बांट दिया। सब पूरा सरकार भी खोस, एडमिनिस्ट्रेशन खोस, सब खोस, करो जो करना, हमें क्या। 10,000 करोड़ में हमारी पूरा आईएएस ऑफिसर, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा सुप्रीम कोर्ट सब बिक गई। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। 10,000 करोड़ बहुत बड़ा है, उससे अच्छा मरो, क्या फर्क पड़ता है, पब्लिक चाहिए मरे। ऐसे ऐसे सरकार है। इस बात को समझने के लिए एक दूसरा एंगल आप लोग को देना चाहता हूँ। हम लोग एक सारे एंगल पे तो ध्यान दिया, लेकिन एक अमेरिका का एंगल अभी तक हम लोगों ने ध्यान तक नहीं दिया, जो छुपा रुस्तम है, सबसे बड़ा छुपा और सबसे शाना दुश्मन है हमारा। अमेरिका वालों को इससे पहले भी हम लोगों पे इस तरह से उन्होंने अटैक किया था। 1966 याद कीजिए दोस्तों, जब लाल बहादुर शास्त्री का एज था। जय जवान जय किसान के नारे लग रहे थे। हम लोगों ने लगभग, अमेरिका का कॉन्स्टेंटली कॉल आ रहा था लाल बहादुर शास्त्री को कि वॉर रोक दो, वक्त बुड़बक बोले उठाएंगे हम, रखो उसका। इस तरह मुंह पे बोल रहे थे, जैसे आज टैरिफ पे टैरिफ लगा करके नरेंद्र मोदी उसको मुंह पे जवाब दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अमेरिका को खटक रहा होगा। अमेरिका इतने बड़े वाले हैं ना, इतने बड़े वाले, वो 5 साल में तोड़ तोड़ के मारते हैं, 10 साल में लॉन्ग टर्म उनकी प्लानिंग होती है। और हम लोग को इस बात की समझ ही नहीं है। हम लोग तो आज का देखते हैं, कल भूल गए। कल क्या नया फिल्म आया, नया त्योहार आया, लोग भूल गए। ये लोग स्ट्रैटेजिक प्लान करते हैं, करना कैसे है, इंडिया को तोड़ना कैसे है। करते क्या ये लोग, लाल बहादुर शास्त्री का टाइमलाइन मैं आपको बताता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री को मारने का सबसे बड़ा रीजन पाकिस्तान वॉर नहीं था। इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए थे। एक्चुअली जिस तरह आज वो एग्रीकल्चर मार्केट में घुसना चाह रहे थे, उस वक्त भी वो लोग घुसना ही चाह रहे थे। बट देयर वॉज अ वन मैन बिहाइंड, दैट वॉज आवर ग्रेट हीरो लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने उसे सीधा रोक दिया, नहीं, हमारे किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, हम आपको मार्केट देंगे नहीं। उन्होंने फिर भी जबरदस्ती हमें, हमारी, पता नहीं क्या कर दिया, हमारे उपजाऊ हुए ही नहीं थे, तो उन्होंने हमें गेहूं दिया, इतना हाई क्वालिटी का कि वहां के सुअर भी नहीं खाते थे। PL 464 वहां के सुअरों को दिया जाता था। यहाँ के लोग खा खा के बीमार पड़ रहे हैं। तो तुरंत लाल बहादुर शास्त्री ने एक्शन लिया, बंद करो ऐसे गेहूं को, हम लोग इसको हाथ तक नहीं लगाएंगे, तुम रखो अपना गेहूं, बहुत बहुत थैंक यू। हमारे नारा लगाया गया, जय जवान जय किसान। सोमवार के दिन हर कोई व्रत रखा। पूरे भारतवासियों ने देशभक्ति, एकता दिखाई, जिस वजह से हम लोगों ने आसानी से वॉर जीत लिया। हम लोग किसानों का बहुत बहुत आभार है। वहाँ उस वक्त लोग देशभक्ति में इतने थे, नए नए आजाद हुए थे, जाहिर सी बात है अब हम लोग को ऐसी आदत पड़ गई, उसकी कोई कीमत ही नहीं है आजादी की। तो हम लोगों ने PL 464 रिटर्न कर दिया। अमेरिका को लग गया खुन्नस। तो क्या होता है, जैसे ही अटैक होता है, हम लोगों ने पाकिस्तान पे अटैक करके ऑलमोस्ट पोरबंदर, लाहौर तक कैप्चर कर ही लिया था। हम लोग को रशिया का कॉल आता है कि अब आप वॉर रोक दीजिए। अमेरिका जब सीधा तरीका से नहीं रोक पाया, तो उन्होंने रशिया की हेल्प ली। हम लोग भी मान गए, चलो ठीक है, रशिया हमारा अच्छा दोस्त है, मान जाते हैं, ओके। अब ये वॉर एकमात्र रीजन नहीं था लाल बहादुर शास्त्री को मारने के लिए। वॉर सिर्फ और सिर्फ एक बहाना था। वो कैसे, मैं आप लोग को बताता हूँ। इन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाए थे, जैसे आज के डेट में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। जय जवान जय किसान मूवमेंट जो 1965 में चली थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन दिया था, जो कि बहुत अच्छा इनिशियल पुश हुआ था। इसमें इंडियन फार्मर्स को इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट खोले गए। आज की डेट में आप देखे होंगे, पोटैटो यूनिवर्सिटी, कैबेज यूनिवर्सिटी, हर एक ऑलमोस्ट वेजिटेबल की एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है,
जिसका फ़ायदा आज भी हमें मिल रहा है, हमारी सब्जियों की कभी कमी नहीं हो रही है, बल्कि हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इसके लिए आज भी हम लोग लाल बहादुर शास्त्री के बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं, हम लोग जानते तक नहीं। दूसरा है व्हाइट रिवॉल्यूशन। इसमें हम लोग तो जानते ही होंगे, अमूल मॉडल को नेशनल सपोर्ट दिया था। इन्होंने ही शुरू किया था, जो आज की डेट में अमूल का क्या रोल है पूरी दुनिया में, आप लोग सब अच्छे से जानते होंगे। फिर नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर एंड इंडिजीनियस सपोर्ट। इसमें हम लोगों ने स्टील इंडस्ट्री बनाया था। आपको पता ही होगा बोकारो में झारखंड का स्टील इंडस्ट्री है, कोडाईकनाल में और भी कई जगह है, अच्छा खासा स्टील इंडस्ट्रीज़ है। पावर प्लांट बनाया, इंजीनियरिंग गुड्स बनाए, सारे इंडिजीनियस। ये 1970 की बात है, अभी की बात नहीं है। और इंस्टीट्यूशन को पॉलिटिकल बैकिंग से अलग कर दिया। अब आपके ऊपर कोई भी ब्यूरोक्रेट्स नहीं रहेंगे, आप लोग खुल के अब जो प्रोजेक्ट करना चाहो कर सकते हो, ये फ्री हैंड दे दिया सारे साइंटिस्ट को। अब यहाँ से दिक्कत होती है अमेरिका को। अमेरिका का मैक्सिमम हम लोग बहुत अच्छे इंपोर्टर थे, क्योंकि हमारे पास लिटरली कुछ नहीं था। अमेरिका हम लोग को लिटरली इकोनॉमिक के टर्म्स में गुलाम ही बनाना चाहता था। बट ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि हमारे सो कॉल्ड हमारे महान श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दीवार बन के वहाँ पे खड़ा रहा। हमारा नेक्स्ट है, उनका नेक्स्ट प्रोग्राम है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशनल पॉलिसी। स्वदेशी इकोनॉमिक को बाहर बहुत ज़्यादा स्वदेशी इकोनॉमिक को बाहर बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट किया। बाहर से मत लो, कौन सा मशीन्स, फर्टिलाइज़र, कंज्यूमर गुड हम लोग खुद बनाएँगे। इन्होंने पहले यूरिया की फैक्ट्री चालू करवाई। प्रोडक्शन इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ओएफवी पोर्ट जो आज के डेट में फेमस है, जिसकी वजह से इंडिया आज डिपेंडेंट है। पहले हम लोग बुलेट्स, ग्रेनेड सब बनाते थे, बट आज की डेट में हम लोग बुलेट्स, ग्रेनेड एक्सपोर्ट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ओएफबी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। अब ये सब तो बेसिक थी। सबसे बड़ी बात थी शास्त्री जी के कार्यकाल में, अब जैसे मॉडर्न सिंगल प्रोजेक्ट बजट तो आए ही, लेकिन अब उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू कर दिया। किसके मदद से? एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में आप लोग जानते होंगे, आज के डेट में भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट इन्हीं के नाम से है। ये हमारे भूतपूर्व बहुत महान वैज्ञानिक थे, इनको दिल से नमन। इनका बहुत बहुत उपकार है भारत पे, हम लोग कभी इसका कर्ज नहीं उतार पाएंगे। इन दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे खासे स्ट्रैटेजिक मूवमेंट चलाई थी। इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, जो बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक पुश था। इसमें न्यूक्लियर रोड मैप था, रिएक्टर टू डिजाइन, फ्यूल साइकिल प्लानिंग था। फ्यूल साइकिल प्लानिंग वो होता है कि न्यूक्लियर को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करेंगे, जो आज के डेट में हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा के एज अ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके करते हैं। फिर था प्लूटोनियम रिप्रोसेसिंग फ्यूल साइकिल मिशन। ये सबसे बड़ी प्रोजेक्ट थी। उस वक्त बॉम्बे पार्क में इंडिजीनियस प्लूटोनियम रिप्रोसेसिंग का काम कंप्लीट होने ही वाला था, नियर कंप्लीट था। कंप्लीट न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल का इंडियन कंट्रोल, हमें किसी से मदद नहीं, खुद का रिसर्च हम लोगों ने डेवलप के टाइमलाइन में। बार्क एक्सपेंशन एंड हैवी वाटर प्रोग्राम, इसका फायदा आज तक हमें मिलता है दोस्तों। जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर से हम लोग बहुत गीगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और फ्यूचर में और 300 और भी कितने गीगावाट हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, जो कई शहरों को सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर प्लांट से चलेगा। एटॉमिक न्यूक्लियर कमीशन, और भी न जाने के न्यूक्लियर डिटरेंस पोस्ट, ये 1965 का वॉर के बाद बनाया था, जो सबसे बड़ा रीजन था अमेरिका का अटैक करने पर। एंड ऑफ कोर्स आप सबको पता ही है कि वो ताशकंद में गए थे मीटिंग के लिए और उन्हें मार दिया गया। इसका कोई सबूत तक नहीं मिला, हम लोग कुछ कर नहीं पाए। अब इसको आज की डेट में रिलेट करते हैं। आज के दिन में क्या हो रहा है, अमेरिका लगातार टैरिफ पे टैरिफ लगाते जा रहा है, तो वो डायरेक्ट कभी इंटरवेंशन करता ही नहीं है, वो अगले 5 साल का प्लानिंग लेके करता है। उसने क्या किया, आप लोग को मैं अभी समझाता हूँ। उसने हमारे जैसे, आपने इंडिया में बहुत सारे ऐसे गैंग्स देखे होंगे, बहुत रॉबर्स टाइप, मतलब जो दबदबा बाहुबली टाइप से, उन लोगों को फंडिंग किया। ऑब्वियसली वो लोग अभी तक पाकिस्तान में आतंकवादी को फंडिंग कर करके थक गए, कुछ हो नहीं रहा, तो कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। इंडिया के बाहुबली को फंडिंग की जा रही है। यहाँ के जितने भी बहुत बड़े बड़े जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर, धनबाद में आप लोग सुने ही होंगे, ऐसे कई बड़े बड़े संस्थान राजस्थान के जो गैंगस्टर्स वगैरह रन करती है, या इन अदर वर्ड्स रॉक माफियाज। धनबाद में, झारखंड में कोल माफियाज है, उड़ीसा में आयरन माफियाज है, और राजस्थान में पत्थरों का व्यापार होता है, मार्बल का ज्यादातर, तो वहां पे रॉक माफियाज हैं। उन सभी माफिया को स्ट्रांग फंडिंग दी गई। ले लो भाई तुम, 1 लाख करोड़ ले जाओ, 70,000
अब उन लोगों ने पैसा ले लिया, वहाँ के लोगों को ये लोग कंट्रोल करते हैं, वहाँ की सरकारें भी इससे चलती है, सरकार तो उनके बात टाल नहीं सकती। ये लोग ऊपर से सरकार को पैसे भी दे दिए, एडमिनिस्ट्रेशन को पैसे भी दे दिए, और हमारी मातृभूमि का खनन शुरू कर दिया। इस तरह से लोग तो, इनको लगता है कि लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है मेरे पे भी अटैक कर दे, ऑफ कोर्स। वो कभी नहीं चाहेंगे उनका प्लान एग्जीक्यूट होने से पहले एक्सपोज हो जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कर क्या रही है, रॉक कर क्या रही है, और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इस पे कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, पूरा अरावली कट जाने के बाद। दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा इसे प्रमोट कीजिए, ट्विटर जहां भी कहीं है, थोड़ी सी आवाज उठाइए। हमारी प्रकृति बच जाएगी, हजारों सालों की प्रकृति है। अगर ये अरावली गई तो हमारा विनाश ही विनाश होगा। वो कैसे समझाता हूँ, जो बालू आती है, जितने भी विंड्स आते हैं, वो हिमालयन रीजन में चला जाएगा। आप देख सकते हैं, खान सर भी यही बात बोल रहे थे। तो वहां चली जाएगी, ग्लेशियर पिघल जाएगा। आप बिल्डिंग्स तो बना लोगे, लेकिन विंड को कहाँ रोकोगे, ग्राउंड वाटर रिजर्वेशन कहाँ करोगे। चलो, एक बार के लिए आपका ग्रीन प्लान है, ठीक है, आपका चल रहा है, सब कुछ ओके है, लेकिन अगर ग्लेशियर पिघल गया तो बाढ़ आएगा। बाढ़ आएगा तो पूरा उत्तराखंड से होते हुए यूपी, बहुत सारे स्टेट्स को बहा के लेके चली जाएगी। हमारा एक 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट तो बन गया, लेकिन उधर 20 लाख करोड़ से भी ऊपर का प्रोजेक्ट चला जाएगा। सो आप ही सोच बेहतर समझ सकते हैं, आगे का भविष्य बचाइए। जय हिंद, जय भारत।